जेठानी ने लगाई मेहंदी। सुबह के 7 बजे थे। रावत फैमिली में हमेशा की तरह कामकाज की हलचल थी। घर की छोटी बहू किचन से चाय लाकर अपनी सास शांति देवी को देती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी अदरक वाली चाय। ला बहू, वैसे भी अब सर्दियों का मौसम आ गया है ना, तो सुबह सुबह अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पीने का अपना अलग ही मजा है। हाँ माँ जी, वो तो है। अब सर्दियों में तो हर चीज कितनी अच्छी लगती है, जैसे गर्मा गर्म सूप, गर्मा गर्म कॉफी और गर्मा गर्म मेथी के पराठे। अरे हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा बहू। मैं कल मेथी लाई थी, उसे छांट ले और सुमन को बोल उसमें अजवाइन, बारीक प्याज काट ले और फिर बढ़िया से मसाले बनाकर उसे आटे में गूंथ ले और पराठे बनाकर तैयार कर ले। वो मेथी के पराठे बनाने में माहिर है। तब तक तू घर के बाकी काम निपटा ले। ठंड में जल्दी काम निपट जाए तो अपने कमरे में बैठकर थोड़ा आराम भी कर ले। वैसे ये सुमन बहू है कहाँ, अभी तक किचन में नहीं आई। पता नहीं माँ जी, हो सकता है आ रही हो। अच्छा, मैं तब तक जाकर मेथी छांट लेती हूँ। नीतू किचन में जाकर मेथी छांटने लगती है और कुछ देर बाद ये मेथी तो छांट कर रख दी, लेकिन ये जेठानी जी कहाँ रह गई? कमरे में जाकर देख कर आती हूँ। ऐसा सोचकर नीतू सुमन के कमरे की ओर गई। दरवाजा आधा खुला था और कमरे के अंदर बैठी सुमन भाभी अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर करके हवा में फूंक रही थी। उनकी हथेलियों पर ताजा ताजा लगाई गई गाढ़ी मेहंदी चमक रही थी। तभी नीतू ने कहा, अरे भाभी, अभी तो आपने कल शादी में मेहंदी लगाई थी, ये आज दोबारा मेहंदी लगा ली। अरे नीतू, वो वाली ठीक से रंग ही नहीं लाई, इसलिए आज फिर से लगाई है। और अब जब तक रंग चढ़ेगा नहीं, हाथ तो बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी। हाथ नहीं हिलाएंगी मतलब रसोई भी नहीं? अरे रसोई तो बिल्कुल भी नहीं। ना आटा गूंथूंगी ना बर्तन मांजूंगी, नहीं तो मेहंदी फैल जाएगी ना। लेकिन माँ जी ने तो मेथी के पराठे बनाने का ऑर्डर दिया है। माँ जी का काम ही क्या है, खुद तो रजाई में घुसी रहेंगी सारी सर्दियां और कहती रहेंगी कभी बहू मेथी के पराठे बना दे, कभी मूली के साग बना दे, फिर गाजर का हलवा आ जाएगा। बस कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब देखो ठंड आ गई है तो पता नहीं ये मेहंदी भी कभी सूखेगी। तुम एक काम करो ना, आज तुम ही सब मैनेज कर लो, तुम ही पराठे बना लो। लगता है भाभी के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा है। नहीं तो ठंड में कौन सुबह सुबह मेहंदी लगाकर बैठ जाता है। तभी बाहर से सास शांति देवी की आवाज आई, अरे नीतू, सुमन मेथी के पराठे बने कि नहीं? और हाँ, आंगन में झाड़ू भी लगाना है। कल तूफान आया था तो मिट्टी हो गई है आंगन में। जी माँ जी। जाओ देवरानी जी, अब आपको ही सब कुछ संभालना है। नीतू ने एक लंबी सांस ली। उसे समझ आ गया आज पूरा घर उसी के सिर पर है। वो बिना कुछ बोले किचन में चली गई और पराठे बनाने लगी। रसोई में नीतू ही अकेले काम कर रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी। तभी सास किचन में आई। अरे नीतू, ये अकेले अकेले तू क्यों हड़बड़ा रही है? ये सुमन कहाँ है? वो भाभी ने फिर मेहंदी लगा ली है, कहती है हाथ नहीं हिला सकती इसलिए घर का कोई काम नहीं कर पाएंगी। हैं? फिर लगा ली? दिमाग खराब हो गया है क्या उसका? कल ही तो मेहंदी लगाई थी उसने। वही तो माँ जी, और अब आज फिर से लगा ली। अच्छे से जानती हूँ मैं जेठानी जी के ड्रामे। उन्हें ना बस काम से बचने का बहाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने वो मेहंदी लगा ली। ये सुनकर सास ने भौंही चढ़ा ली और टिमटिमाती हुई अपनी बड़ी बहू के कमरे में पहुंची और बोलने लगी, ये क्या है बड़ी बहू, हर रोज मेहंदी लगा लेती हो? कोई तीज त्योहार है क्या जो फिर से उठा कर ले आई हो? अरे माँ जी, आप भी। औरत के लिए तो हर दिन त्योहार है। सुहाग की निशानी है मेहंदी। रंग गाढ़ा हो तो पति का प्यार भी बढ़ता है। अच्छा, और घर के काम का क्या? वो क्या पति करेगा? अरे वो क्यों करेंगे? घर में मेरी नीतू भी तो है, जवान है, तेज काम करती है, वो सब कर लेगी। है, तू तो जैसे बूढ़ी हो गई है ना, और तेज काम तो तू भी कर लेती है अगर मेहंदी वाले नखरों से फुर्सत मिले तो। जब देखो हर दूसरे दिन मेहंदी लगाकर बैठ जाती हो। हाँ, आप तो बस अपनी छोटी बहू की तारीफ करते रहना। अब मेरी मेहंदी सूखने दीजिए। सास मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद नीतू भी पराठे बनाकर सबको परोस देती है। वाह नीतू भाभी, कितने अच्छे पराठे बने, मजा आ गया। मैं तो 2 पराठे और खाऊंगा। क्यों, तेरी डाइट का क्या हुआ? अरे तू मेरा छोड़ और अपना सोच, तब से 5 पराठे डकार चुकी है चमगादड़। मुझे चमगादड़ बोलता है? तू बंदर। अरे ये दोनों तो ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। बहू तू एक गर्मा गर्म पराठा और मेरे लिए ले आ, फिर यहाँ सफाई कर लियो। नीतू मुंह बनाकर वहाँ से चली गई और अब फिर खाना बनाने के बाद उसने सबके जूठे बर्तन धोए, साथ ही इसके बाद घर की सफाई भी की। इसके बाद कपड़े धोए, फिर सबके कपड़े प्रेस भी किए। ऐसे उसे सुबह से दिन हो गया। दिन के वक्त सुमन हाथों में लगी मेहंदी के साथ हॉल में बैठी हुई। हाथों में, इन हाथों में लिख दूं मेहंदी से सजना का नाम।
तभी देवर राहुल वहां आ गया। वाह भाभी, आप तो बड़ी खुश लग रही हैं। मेहंदी से हाथ ऊपर और घर के काम से छुटकारा। मान गया आपको क्या आइडिया निकाला है। चुप कर, ये सब मैंने काम से बचने के लिए थोड़ी ना लगाई है। अरे जाओ जाओ, अच्छा दिखाओ तो भाभी मेहंदी कैसी लगाई है। अरे दूर रहो, अभी मेहंदी छू गई तो फिर से फैल जाएगी। तो ये सुबह से अब तक सूखी नहीं। इतनी जल्दी थोड़ी ना सूख जाएगी। अरे भाई, ठंड का मौसम है, वक्त तो लगेगा ना। तभी वहां पर काम कर रही नीतू मन ही मन कहती है, खूब अच्छे से ड्रामे कर लेती है मेरी जेठानी जी, एक नंबर की ड्रामेबाज है। इन्हें तो बॉलीवुड में काम मिलना चाहिए, कम से कम कुछ तो पैसे कमा कर लाती। दोपहर तक नीतू पूरी तरह थक चुकी थी। फिर सास ने देखा कि नीतू का चेहरा उतर गया है। नीतू बेटा, थोड़ा आराम कर ले, तू पूरे घर का काम करके थक गई होगी। जी माँ जी। अब नीतू काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने चली गई, जिसके बाद शाम को सुमन अपने कमरे से बाहर निकली। उफ, देखो ना माँ जी, अब जाकर ये मेहंदी सूखी है। अच्छा बताइए ना, डिनर में क्या बनाना है? सरसों का साग लाई हूँ, वही बना ले। तभी नीतू भी कमरे से बाहर आ जाती है और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर का काम करने लगती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीते और फिर अरे बाप रे, ये क्या, कल दिल्ली में और भी ज्यादा ठंड रहेगी। फिर तो कल भी काम से बचना होगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले तो मेहंदी लगाई थी। कोई बहाना सोच सुमन, अब किस बहाने से मेहंदी लगाएगी? हाँ, मिल गया आइडिया। फिर अगले दिन सुमन फिर से मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। अब आज क्या है बहू जो तूने मेहंदी लगा ली? वो माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि ना कि आज का दिन बड़ा ही शुभ है और अगर घर की बड़ी बहू आज के दिन मेहंदी लगाती है ना तो उस घर की अच्छी तरक्की होगी। इसलिए आप नीतू को बोले ना कि आज का काम वही देख ले। देखा माँ जी, आज ठंड ज्यादा है तो उन्होंने फिर से काम से बचने का बहाना बना लिया। तू चिंता मत कर छोटी बहू, आज हमें उसे उसी की भाषा में समझाना होगा। सास ने नीतू के कान में कुछ कहा। फिर खाने के समय, अरे नीतू, खाना बना के नहीं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। नहीं भाभी, वो तो मैंने नहीं बनाया। लेकिन क्यों? फिर नीतू ने भी अपने दोनों मेहंदी लगे हाथ जेठानी को दिखाए। ये क्या है? मेहंदी और क्या, वो क्या है ना बहू, मैंने हमारे पंडित से पूछा था और उसी रस्म के बारे में जो तूने बताई थी। पंडित ने बताया कि अगर दोनों बहुएं आज के दिन मेहंदी लगाएंगी तो उनके घर की तरक्की दुगनी हो जाएगी। तो फिर खाना? ये सुनकर सास अपने दोनों बड़े बेटों की तरफ देखकर मुस्कुराई। अब घर का काम आप दोनों भाइयों को करना पड़ेगा। ये सुनकर उन दोनों के पति एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हाँ, आज से इनके पति लोग काम करेंगे। 2 बहुओं के हाथ में मेहंदी लगी है, आज मेहंदी वाली छुट्टी है सबकी। अब बड़ा भाई अशोक और छोटा भाई विनय दोनों रसोई में चले गए और खाने की तैयारी करने लगे। भैया, ये आटा इतना गीला क्यों हो गया? मुझे क्या पता। तभी कढ़ाई में सब्जी जलने लगी। आज कच्चा पक्का खाना बना हुआ था। साथ ही खाना बनते बनते रसोई अस्त व्यस्त हो गई थी। हे भगवान, सारी रसोई का सत्यानाश कर दिया। माँ जी, आपने ये रसोई इन्हें क्यों सौंपी? ताकि तेरी समझ में बात आ जाए कि मेहंदी लगाने से काम नहीं रुकता। त्योहार हो, शादी हो, कोई खास वजह हो तब लगती है। रोज रोज लगाकर काम का बोझ किसी एक पर डालना ठीक नहीं। ये सुनकर सुमन शर्मिंदा हो गई और बोली, माँ जी, नीतू मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कमर में पिछले कुछ दिनों से दर्द था, खड़े होकर काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने मेहंदी का बहाना बना दिया। भाभी, अगर ये बात थी तो आप कह देती, मैं खुद सारा काम कर देती। वो बस शर्म आ रही थी, लगा सब कहेंगे कि मैं कामचोर हूँ। कामचोरी तो आपने मेहंदी लगाकर दिखा दी भाभी। हाँ बहू, तू एक बार कह तो देती। उस दिन के बाद सुमन ने ये कामचोरी छोड़ दी। जब कभी उसे कमर दर्द होता तो वो बता देती, जिससे घर के बाकी लोग मिलकर नीतू की मदद कर देते। और कभी नीतू की तबीयत खराब होती तो सुमन सब संभाल लेती। लेकिन उस दिन के बाद से अब मेहंदी का बहाना हमेशा के लिए उस घर से मिट गया। वो अब कभी कभार ही लगती। बहुओं, घर मेहंदी से नहीं बल्कि बहुओं की आपसी समझ से बनता है। अब इस घर में मेहंदी की जगह आपसी प्यार और भरोसे का रंग चढ़ चुका था, जो कि गाढ़ा, चमकीला और हमेशा के लिए था। रूपा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा महेश और छोटे बेटे का नाम रमेश था। महेश की शादी ललिता से हुई थी, जिसका स्वभाव जरा लालची किस्म का था। साथ ही वो हर बात में अपने पति महेश को उसके छोटे भाई रमेश से आगे रखना चाहती थी। उसे अपना देवर रमेश फूटी आंख नहीं सुहाता था, जबकि रमेश अपने भैया और भाभी से बहुत प्यार करता था। अरे महेश, बेटा जरा सुन तो। हाँ माँ, बोलो। बेटा, वो घर में आटा खत्म हो गया है तो ला देगा क्या? हाँ माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप क्यों जाओगे? रमेश जाएगा ना, सारा दिन कुछ करता तो है नहीं, कम से कम घर का ही कुछ काम कर ले। हाँ हाँ भाभी, लाओ मुझे थैला दो,
मैं लेकर आता हूँ आटा। रूपा अपनी बहू ललिता का स्वभाव जानती थी, पर घर में कलेश ना हो इसलिए वो कुछ कहती नहीं थी, जबकि ललिता इस बात का गलत फायदा उठाती थी। कुछ दिनों बाद अचानक रूपा की तबीयत बिगड़ गई। तब बीमार रूपा ने रमेश और महेश को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा महेश, रमेश तेरा छोटा भाई है, तो तुझे ही हमेशा इसका ख्याल रखना होगा। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? बेटा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लगता है बुलावा आने वाला है। नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, है ना भैया? नहीं मेरे बच्चों, अब मेरी बीमारी का इलाज बस मेरी भुगती ही है। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। अब वैसे माँ जी बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब ये डॉक्टर लोग ना बस अच्छे इलाज के नाम पर तगड़ी फीस ही वसूलते हैं, बाकी कुछ होता जाता कुछ नहीं इनसे। तुम चुप हो जाओ और जाओ अंदर। बहू सही बोल रही है बेटा, एक तो वैसे भी तुम्हारे पिताजी के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, और अगर बचे खुचे पैसे मेरे इलाज पर खर्च कर दोगे तो तुम दोनों के भविष्य के लिए बचेगा ही क्या? कैसी बात कर रही हो माँ? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, तुम दोनों के सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। मैं रहूं न रहूं, तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये रूपा के आखिरी शब्द थे, क्योंकि इसके बाद वो हमेशा के लिए शांत हो गई। माँ की मौत के दुख में दोनों भाई फूट फूट कर रोए। उधर ललिता अपने कमरे में बैठी राहत की सांस ले रही थी। दरअसल जब से रूपा बीमार हुई थी तब से ही उसने बिस्तर पकड़ लिया था और घर का सारा काम ललिता पर आ गया था। साथ ही बेमन से ही सही ललिता को अपनी सास की देखभाल भी करनी पड़ती थी। लेकिन अब रूपा की मौत के बाद घर में ललिता की ही मनमर्जी चलने वाली थी। महेश शहर में रहकर कपड़ों की दुकान चलाने लगा, जो कई साल पहले उसके पिता ने खरीदी थी, जबकि रमेश अपनी भाभी के कहने पर गांव में रहकर ही अपनी पुश्तैनी खेतीबाड़ी संभालने लगा। दोनों भाई अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ महेश अमीर होता गया और रमेश मुनाफे की कमी के चलते गरीब होता गया। इस बीच रमेश की शादी सरिता से हो गई। सरिता गरीब घर से जरूर थी, लेकिन उसके और रमेश के बीच बड़ा प्यार था, जबकि ललिता और महेश के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती थी। फिर एक दिन, सुनो जी, अब बस करो, आ जाओ। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है, लाओ जल्दी से दे दो। अब हाँ ये लो। अब सुनो जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ तो बोलो ना। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी शहर जाकर रहें, वहां आप ज्यादा कमाई कर सकते हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये खेतीबाड़ी मेरे बाबूजी की निशानी है। अगर मैं शहर चला गया तो ये सब कौन देखेगा? तो बड़े भैया भी तो सब छोड़ छाड़ कर चले गए। बड़े भैया की वो जाने, पर मैं अपने माँ बाबूजी की निशानी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। सच तो ये था कि रूपा की मौत के बाद से महेश भी अब ललिता के रंग में रंगने लगा था। रूपा के जाते ही महेश और ललिता ने सबसे पहले शहर की दुकान पर कब्जा किया, जबकि गांव की खेतीबाड़ी रमेश के जिम्मे छोड़ दी, और इस तरह से बिना कुछ कहे सुने दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा भी हो गया। हालांकि रमेश के पास जो खेती की जमीन थी उससे कहीं ज्यादा कीमत शहर में उस एक दुकान की थी जो अब महेश के पास थी, लेकिन रमेश ने कभी इसे लेकर शिकायत नहीं की। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। फिर एक दिन रमेश और सरिता घूमने के इरादे से शहर गए, तो ललिता और महेश दोनों को ही उन्हें देखकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि दोनों का व्यवहार रमेश और सरिता के लिए बहुत रूखा था। तो उन दोनों की वहां ज्यादा रुकने की हिम्मत ही नहीं हुई, और दोनों सिर्फ चाय नाश्ते के बाद ही वापस लौट गए। और फिर देखा तुमने? क्या देखना था? कैसे सज धज कर आई थी हमारे घर, नकली गहने पहनकर मुझे चिढ़ा रही थी। अरे उसे क्या पता कि मेरे पास उससे 4 गुना गहने हैं, वो भी असली, खालिस सोने के बने। अरे छोड़ो ना। अजी कैसे छोड़ दूं? इन देहातियों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इतना इतराने की? अब देखना मैं कैसे मजा चखाती हूँ इस रमेश और इसकी बीवी को। दरअसल सरिता शहर में अपनी एक सहेली की शादी में शामिल होने आई थी, इसीलिए वो थोड़ा सज धज कर आई थी, लेकिन ललिता को लगा कि वो उसे चिढ़ाने आई है। ललिता के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी और फिर उसे एक खुराफात सूझी।
कुछ ही दिनों बाद हरियाली तीज का त्योहार आने वाला था और इस खास मौके पर वो महेश को लेकर गांव पहुंच गई, सीधा रमेश और सरिता के घर। और कैसी हो देवरानी? अरे भैया भाभी आप लोग आइए ना, बड़ी खुशी हुई आप लोगों को यहाँ देखकर। बड़े दिन हो गए थे गांव आए, तो सोचा इस बार हरियाली तीज यहीं मनाऊं, अब तुम्हारे साथ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाभी, बहुत अच्छा रहेगा, हम दोनों साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। दरअसल ललिता तीज मनाने नहीं बल्कि अपनी देवरानी सरिता को चिढ़ाने आई थी। असल में वो उसे अपने नए और महंगे कपड़े और गहने दिखाकर चिढ़ाना चाहती थी। हरियाली तीज वाले दिन सरिता सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर साफ कपड़े पहने और फिर पूजा करके व्रत रखा, जबकि ललिता दिन निकलने तक सोती ही रही। फिर जब उठी तो सरिता को सजा धजा देखकर उसका पारा फिर से चढ़ गया। देखा देखी उसने भी जल्दी से नहाकर पूरा श्रृंगार किया और पास में जितने भी गहने थे उसने वो सारे एक साथ पहन लिए ताकि वो सरिता को नीचा दिखा सके। इधर रमेश सब कुछ देखकर और समझकर भी चुप था। सरिता ने हरियाली तीज की विधिवत व्रत और पूजा की, जबकि ललिता का सारा दिन बस सजने संवरने में ही लग गया। और फिर अरे सरिता, अब कैसी लग रही हूँ मैं, जरा देखो तो। आप बहुत सुंदर लग रही हो भाभी, सच में। अच्छा ये तो बताओ कि हमारी सास तो है नहीं, तो हम सुहागी किसे देंगे? ये सवाल मेरे मन में भी आया था भाभी, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों गांव के शिव मंदिर चलते हैं और वहां माँ पार्वती को ही सुहागी दे आते हैं। हाँ तो ठीक है, फिर चलो। सरिता बिल्कुल सामान्य थी, उसे ललिता के महंगे कपड़ों और गहनों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और ये बात ललिता को बहुत खल रही थी। उसने कई मौकों पर सरिता को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सरिता सब कुछ अनदेखा और अनसुना करती रही। फिर जैसे ही दोनों मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी वहां कहीं से एक बूढ़ी औरत आ पहुंची। बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करेगा। उस बूढ़ी औरत को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और वो बड़ी उम्मीदों से सरिता और ललिता की तरफ देख रही थी। ये देखकर सरिता ने ललिता से कहा, भाभी क्यों ना हम इन्हें ही सुहागी दे दें, बड़ी बूढ़ी भी हैं और जरूरतमंद। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी मंदिर तक की परेड बच जाएगी, सही रहेगा, इन्हें ही दे देते हैं जो देना है। इसके बाद सरिता ने फौरन आगे बढ़कर सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के पांव छुए और उन्हें सुहागी का थाल दे दिया। बूढ़ी औरत ने सरिता के हाथों से मिठाई खाई और फिर बड़े ही प्यार से उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर ललिता आगे बढ़ी, लेकिन उसने बूढ़ी औरत के पैर छूने की बजाय बस सुहागी का बड़ा सा थाल दूर से ही खिसका दिया और फिर, लो अम्मा, ये सब तुम्हारे लिए है, सब ले जाओ। तुम भी क्या याद रखोगी कि ललिता से सुहागी ली थी? ललिता के शब्दों में घमंड साफ झलक रहा था। उसके सुहागी के थाल में बहुत कुछ था, नोटों की गड्डी से लेकर खाने पीने का ढेर सामान। थाल में रत्ती भर जगह भी खाली नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद उस बूढ़ी औरत ने ललिता के थाल को हाथ तक नहीं लगाया और सरिता का थाल लेकर वहां से जाने लगी। ये देखकर ललिता गुस्से से पागल हो गई। ए बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? मेरा थाल छोड़कर जा रही है? अरे तू अंधी है क्या? जरा आंखें खोलकर देख मेरे थाल में क्या क्या नहीं रखा हुआ है। ललिता गुस्से में बोले जा रही थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत कोई जवाब दिए बिना बस चले जा रही थी। ये ललिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बूढ़ी औरत के पीछे भागी, लेकिन उसने जैसे ही बूढ़ी औरत को हाथ लगाया, एक तेज रोशनी से उसकी आंखें बंद हो गई और फिर जैसे ही ललिता की आंखें खुली तो सामने उस बूढ़ी औरत की जगह साक्षात माँ पार्वती खड़ी थी। मैं तुम्हारी सुहागी अवश्य ग्रहण करती, यदि उसमें भी सरिता की तरह भक्ति और श्रद्धा होती। मुझे तो बस वही चाहिए, बाकी सब मेरे लिए व्यर्थ है। इतना कहकर माँ पार्वती ने मुस्कुराकर सरिता की तरफ देखा और फिर उसे आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सरिता को उसके हरियाली तीज के व्रत का फल मिल चुका था, जबकि ललिता अब भी यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या।